So what's up ladies and gentlemen, this is Bhaskar aka Tech. Welcome back to our channel. आज की वीडियो में हम अपने वेबसाइट को रिव्यू करेंगे हर बार की तरह, बट आज की वीडियो में मैं अपने वेबसाइट में कौन सी लाइब्रेरीज यूज हो रहे हैं, वो कैसे काम कर रहा है, उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, उस वेबसाइट को बनाने का पर्पस क्या है, सब कुछ देखेंगे, सारी चीज कवर करेंगे. सो बी इन द वीडियो टिल द एंड. विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट द वीडियो बिगिन. तो हम लोग वेबसाइट के डेमोन्स्ट्रेशन के साथ समझेंगे ये वेबसाइट काम कैसे कर रही है, इस वेबसाइट का मेन मोटिव क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही है बनाने में. तो सबसे पहले हम लोग इसका पर्पस देखते हैं. वेबसाइट का पर्पस है प्रमोट वुमेन एम्पावरमेंट. वुमेन जो इंडियन सोसाइटी में वुमेन है उनको एक अलग से सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड करना. जो बहुत सारे स्मॉल स्केल प्रोडक्ट बनाती हैं, कुछ अचार बेचती हैं. सम ऑफ द वुमेन ऑफ द इंडिया सेल क्लॉथ्स ऑल्सो विच वेयर होम मेड. सो उनके लिए प्रमोट करना, एक प्लेटफॉर्म बनाना जहाँ पे वो अपना प्रोडक्ट सेल कर सकती हैं. तो इसमें हम लोग 3 चीज़ें यूज़ कर रहे हैं: फायरबेस, बूटस्ट्रैप, लोकल स्टोरेज. अब मैं फायरबेस की बात करूं तो फायरबेस जो हमारा है वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे हम लोग अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं. ये एक रियल टाइम मैं एक रियल टाइम डाटाबेस यूज़ कर रहा हूँ जहाँ पे मैं अपना इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा हूँ, जिसमें मैं अपने यूज़र का डाटा और प्रोडक्ट डाटा स्टोर कर रहा हूँ. एज यू कैन सी हम लोग का जो फायरबेस में डाटा स्टोर होता है वो जेसन फॉर्मेट में स्टोर होता है. तो यहाँ पे एक यूज़र का नोट बना हुआ है जिसके अंदर यूज़र का इन्फॉर्मेशन सेव है. नेक्स्ट हम लोग बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं. बूटस्ट्रैप हम लोगों को किसी भी HTML पेज को डिज़ाइन करने के काम आता है. देन हम लोकल स्टोरेज यूज़ कर रहे हैं. लोकल स्टोरेज हर वेबसाइट में होता है. अगर आप किसी भी वेबसाइट में इंस्पेक्ट, जैसे मैं दिखाता हूँ, जैसे मैं इस वेबसाइट में इंस्पेक्ट पे गया तो यहाँ पे हम लोग को एक एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा. एप्लीकेशन के ऑप्शन में हम लोग देख सकते हैं कि एक लोकल स्टोरेज है जहाँ पे हम लोग को यूजर नेम और जेंडर दिया हुआ है. आगे मैं जब कोड एक्सप्लेन करूंगा वहाँ पे आप लोग को ज़्यादा समझ आएगा कि ये लोकल स्टोरेज है क्या. अब ये चीज़ हो गई. अब हम लोग देखते हैं कि इस वेबसाइट में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं. तो इस वेबसाइट में बहुत सारे CSS और JS फाइल्स हैं हर पेज के लिए. तो सबसे पहले कितने पेज है इसमें ये देख लेते हैं. इसमें 6 पेजेस है: साइन अप, लॉगिन, होम, सर्विस पेजेस एंड वर्क पेज. तो अब मैं एक एक करके सबके फंक्शंस एंड पर्पस समझाऊंगा. हर पेज का पर्पस क्या है, कैसे काम कर रहा है और उनको मैंने बनाया क्यों. तो सबसे पहले साइन अप पेज है, तो मैं दिखा देता हूँ. तो ये रहा मेरा साइन अप पेज. यहाँ पे आपको यूजर नेम का इनपुट टैग दिख जाएगा, फोन नंबर का इनपुट टैग दिख जाएगा एंड ईमेल, पासवर्ड एंड मेल एंड फीमेल के लिए एक रेडियो बटन दिख जाएगा जो इनपुट बटन का एक टाइप है. देन नीचे एक टेक्स्ट दिख जाएगा और उसके नीचे एक बटन दिख जाएगा. ये टेक्स्ट अगर आपके पास डाटाबेस में पहले से कोई अकाउंट बना हुआ है तो इस बटन को दबा के आप नेविगेट कर जाएंगे लॉगिन स्क्रीन पे. बट मान लीजिए आप न्यू अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आप क्रिएट न्यू पे ही रहिए. तो जैसे मैं एक न्यू आईडी बनाना चाहता हूँ, मैं बना लेता हूँ techpxd. फोन नंबर 1 2 any phone number we can give to this. Let's say techbxd@gmail.com. It is not necessary कि हम लोग कोई अपना Gmail ID डालें. ये टेस्टिंग पर्पस के लिए, इस कारण इस पे इतना फोकस नहीं दिया गया है. बट एक मेन जो आइडिया है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए साइन अप पेज और लॉगिन पेज बनाया गया है. पासवर्ड 1 2 3 4 5. लेट्स कंसिडर द मेल एंड साइन अप टू द पेज. जब हम लोग साइन अप करेंगे तो हम लोग का सबसे पहले यूजर नेम यहाँ पे आ जाएगा. एक ऊपर वेबसाइट का मेन जो हेडिंग टैग है वो दिखेगा, यहाँ पे एक बटन दिखेगा और नीचे डिप्स दिखेंगे. डिप्स में हम लोग के प्रोडक्ट शो होगा. जैसे यहाँ पे हम लोग एक ज्वेलरी देख सकते हैं. साइड में एक प्रोडक्ट रेड फ्रॉक का प्रोडक्ट है. सिंस इसका इमेज लोड नहीं हो रहा, आई डोंट नो व्हाई. यहाँ पे एक बटन देख सकते हैं प्रोडक्ट को खरीदने का. यहाँ पे कुछ चीज़ें नोट कीजिएगा कि हर प्रोडक्ट का एक आईडी है. जैसे इस प्रोडक्ट का आईडी एमरल्ड नेकलेस है, इस प्रोडक्ट का आईडी रेड फ्रॉक है. सो हर प्रोडक्ट का एक यूनिक आईडी है, इसलिए ये जो प्रोडक्ट आईडी है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. अब हम लोग आगे देखते हैं. तो हम लोग जब साइन अप पे जा रहे हैं तो फायरबेस में हमारा इंफॉर्मेशन सेव हो रहा है यूजर नोड में. तो सबसे पहले हम लोग के फायरबेस में 2 नोड है. एक हमारा यूजर्स नोड है और देन हमारा उसके नीचे प्रोडक्ट नोड है. तो यूजर्स नोड में हमारा ईमेल सेव होगा, जेंडर सेव होगा, नेम सेव होगा, पासवर्ड सेव होगा, फोन नंबर सेव होगा. बस इतना ही सेव होगा.
एंड प्रोडक्ट में जब हम लोग जाएंगे तो प्रोडक्ट में हम लोग का प्रोडक्ट का प्राइस सेव होगा, देन हम लोग का प्रोडक्ट का आईडी सेव होगा एंड बहुत सारी अलग अलग चीज़ें सेव होगी जो मैं आगे कोड में बताऊंगा। तो ये तो आगे की चीज़ है। यूजर्स में जो इन्फॉर्मेशन सेव होगा वो साइन अप पेज में होगा। अब जब लॉगिन पेज की बात करें, अगर किसी के पास पहले से अकाउंट है वेबसाइट में और अगर वो चाहता है कि वो लॉगिन करे तो क्या करेगा वेबसाइट कि सबसे पहले यूजर जो इन्फॉर्मेशन डाला है वो पूरे यूजर नोड में चेक करेगा कि वो इन्फॉर्मेशन है या नहीं। अगर वो इन्फॉर्मेशन होगी तो वेबसाइट उसको अलाउ करेगा आगे प्रोग्रेस करने के लिए। अगर नहीं होगी इन्फॉर्मेशन तो उसको न्यू अकाउंट के लिए प्रेफर करेगा। अब जब वो home.html में नेविगेट कर जाएगा, मतलब ये वाले पेज पे नेविगेट कर जाएगा, तो उसको ये सब ऑप्शंस दिखेंगे। तो हमारा वेबसाइट कर क्या रहा है कि हर अब जितने भी सेलर्स ने अपना प्रोडक्ट यहाँ इस वेबसाइट पे पब्लिश किया है उन सबका प्रोडक्ट इस वेबसाइट के होम पेज पे शो करेगा। ये जो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन रहेगा ये फायरबेस के प्रोडक्ट नोट से जो हमारा वेबसाइट है वो एक्सट्रैक्ट करेगा। अब देखो इस वेबसाइट में हो क्या रहा है कि जस्ट अ मिनट, अब इस वेबसाइट में हो क्या रहा है कि जितने भी सेलर्स के हमारे प्रोडक्ट है वो होम स्क्रीन में शो हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं कि जब हमारा होम पेज लोड हो रहा है तो हमारा जो वेबसाइट है वो फायरबेस के रियल टाइम डाटाबेस से पूरा डाटा कलेक्ट कर रहा है और अपने वेबसाइट में शो कर रहा है। देन अब मान लो कोई यूजर है, उसको प्रोडक्ट सेल करना है। अगर वो मेल है तो उसको सर्विस m.html में नेविगेट किया जाएगा, अगर वो फीमेल है तो उसको सर्विस f.html में नेविगेट किया जाएगा। तो दोनों का एक बार मैं इंटरफेस दिखा देता हूँ। तो जैसे मैंने अपने वेबसाइट में एज अ मेल साइन अप किया था तो मुझे एक सर्विस f.html पेज में नेविगेट किया गया है और ये एक सर्विस f.html पेज है, ये सर्विस m.html पेज है और ये सर्विस f.html पेज है। तो आप इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे सेलर, यहाँ पे मीडिएटर आईडी नहीं है, यहाँ पे मीडिएटर आईडी भी है, यहाँ पे रिलेशन सेलेक्ट करने के लिए दिया हुआ है, यहाँ पे रिलेशन सेलेक्ट करने के लिए नहीं दिया हुआ है। ये सब चीज़ मैं वीडियो के आगे समझाऊंगा कि ऐसा क्यों है। जब मैं कोड एक्सप्लेन कर रहा हूँ तब मैं स्पेसिफिकली ये सब चीज़ें समझाऊंगा। तो लाइक अब मुझे कोई प्रोडक्ट सेल करना है तो लेट्स से मीडिएटर आईडी हो गया एक्चुअली। अब मैं किसकी तरफ से ये प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ तो लेट्स से हर्षिता रैंडम नेम, देन रिलेशन वी कैन से सिस्टर, लेट्स से पिकिंग रैंडम कांटेक्ट नंबर, आई डोंट नो इज इट एग्जैक्टली, लेट्स से द ईमेल आईडी harshita@gmail.com, हर्षिता स्वीट्स, वी आर कंसीडरिंग दैट हर्षिता जो है वो स्वीट्स बेच रही है, होममेड स्वीट्स। तो हम लोग ने कंपनी में हर्षिता स्वीट्स दे दिया, प्रोडक्ट नेम स्वीट्स रख दिया, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट 299, प्रोडक्ट नेम लड्डू ₹299 पर पीसेस। अब हम लोग मैंने जैसे बोला था कि जो प्रोडक्ट है वो यूनिक होना चाहिए, तो मैंने लिखा लड्डू x123, ठीक है। अब इमेज के लिए हम गूगल पे सर्च कर लेते हैं लड्डू इमेज, तो कोई इमेज हम लोग को यूआरएल चाहिए, हम लोग इमेज का कॉपी इमेज का एड्रेस कॉपी कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में कुछ लिख सकते हैं कि द प्रोवाइडेड लड्डूस आर स्वीट, हम लोग क्वांटिटी दे सकते हैं कि इसमें कितना अमाउंट ऑफ स्वीट है एंड मेनी अदर थिंग्स। इट्स बेस्ड ऑन द सेलर माइंड ऑफ व्यू, बट अभी हम लोग सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए यहाँ पे प्रोडक्ट दिखा रहे हैं कि कैसे ये काम कर रहा है। अब मैं जब यहाँ पे पब्लिश करूँगा तो हमारा प्रोडक्ट का जो इंफॉर्मेशन है वो फायरबेस में स्टोर हो जाएगा। अब मैंने जैसे ही पब्लिश में दबाया तो आप देख सकते हो कि एक लड्डू नाम का एक डिफ टैग बन गया जहाँ पे आप उसका इमेज, हम लोग ने एक यूनिक प्रोडक्ट आईडी दी थी वो भी आ गया। अब मैंने जैसे बोला कि हर प्रोडक्ट की अपनी एक अलग आईडी होनी चाहिए। अब मान लो किसी सेलर को हो सकता है कि सेलर ने जो आईडी यूज़ की हो वो पहले किसी ने यूज़ की हो। अब हमारा वेबसाइट ऐसा क्या करेगा कि ये कोइंसिडेंस अवॉइड करे। तो लाइक मैं सिर्फ प्रोडक्ट आईडी देके दिखाता हूँ। जैसे मैंने प्रीवियसली ये वाली आईडी दी थी लड्डू x123, तो ये मैंने आईडी दे दी। अब मैं जब पब्लिश पे दबाऊंगा तो सबसे पहला तो अलर्ट दिया हमें हमारे वेबसाइट ने कि सारे फील्ड्स को भरना रिक्वायर्ड है, मतलब सारे इनपुट टैग को भरना रिक्वायर्ड है, भरना ही भरना है। ओके। अब इसने एक और चीज़ बोली
कि ये जो आईडी है ना पहले भी एग्जिस्ट करती है। हमारी वेबसाइट ने फायरबेस के सारे प्रोडक्ट को पढ़ा और देखा कि ये आईडी पहले भी वहाँ पे थी, तो फट से जाके हमारी वेबसाइट को पता नहीं भाई ये आईडी पहले से है, तो इस आईडी के नाम का प्रोडक्ट वेबसाइट पे लॉन्च नहीं हो सकता। अब इसे वापस आते हैं, तो इस फायरबेस में हमारा एक प्रोडक्ट नोड है, उसके अंदर आईडी है। तो हमारा वेबसाइट क्या कर रहा है कि उस प्रोडक्ट हर प्रोडक्ट के आईडी को रीड कर रहा है, चेक कर रहा है कि जो सेलर ने आईडी दी है वो पहले कोई आईडी से मैच करता है या नहीं। अगर करता है तो यूजर को वहीं पे रोक दो और उसका प्रोसेस स्टॉप करो। तो एक और चीज, जब हम लोग home.html पे जब हम लोग signup.html पे साइन अप करें ने या लॉगिन से लॉगिन करें, तो हमारा जो यूजर नेम है और जेंडर है। तो एक और चीज, जब हम लोग home.html पे जब हम लोग signup.html पे साइन अप करें ने या लॉगिन से लॉगिन करें, तो हमारा जो यूजर नेम है और जेंडर है वो लोकल स्टोरेज में सेव हो जाएगा। तो जैसा यहाँ पे देख सकते हैं यूजर नेम और जेंडर लोकल स्टोरेज में सेव हो गया। ये हमारा काम खत्म हो गया साइन अप, लॉगिन, होम, सर्विस के जितने पेजेस थे। अब आता है work.html। अब किसी यूजर को प्रोडक्ट खरीदना है तो खरीदेगा कैसे, तो अब देखते हैं। ठीक है, बैक चलते हैं। तो अब मान लो किसी यूजर को लड्डू खरीदना है, तो वो यहाँ पे बाय नाउ पे दबाएगा। जब वो बाय नाउ पे दबाएगा तो क्या क्या चीजें हो रही है पहले देखो। जैसे ही उसने बाय नाउ पे दबाया, हमारा बाय नाउ, ठीक है, हमारा वेबसाइट क्या करेगा कि जिस डिव टैग पे उसने बाय नाउ पे दबाया उस डिव टैग का प्रोडक्ट आईडी ले लेगा। आईडी लिखते हैं सिर्फ आईडी, उस प्रोडक्ट आईडी को लेके वो लोकल स्टोरेज में से भेज देगा। तो जैसे तुम देख सकते हो यहाँ पे आईडी को लोकल स्टोरेज में भेज दिया है हमारे वेबसाइट में। अब क्या होगा कि हमारा आईडी जब लोकल स्टोरेज में चला जाएगा, तो हमारे यहाँ पे लोकल स्टोरेज में क्या आ गया, आईडी। ठीक है, अब क्या होगा कि जब हम लोग नेविगेट करेंगे work.html पे, जैसे ही हम लोग work.html में नेविगेट करेंगे, हमारा वेबसाइट लोकल स्टोरेज से इस आईडी को एक्सट्रैक्ट करेगा और चेक करेगा कि ये किस प्रोडक्ट की आईडी है फायरबेस में जाके, और जिस प्रोडक्ट की आईडी होगी उस प्रोडक्ट का सारा इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेगा और हमें उस प्रोडक्ट का जितना भी सेलर डिटेल्स है वो सब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके जैसे ऐसे। तो जैसे मैंने बाय नाउ पे दबाया, मैं साथ में इंस्पेक्ट में एप्लीकेशन भी दिखाता रहता हूँ लोकल स्टोरेज कैसे काम कर रहा है। तो अभी देख सकते हो कि आईडी हमारी एमरल्ड नेकलेस है। जैसे ही मैं बाय नाउ पे दबाऊंगा, देखो लड्डू X123 हो गई। अब यहाँ पे तुम देख सकते होगे कि यहाँ पे वेबसाइट का मेन हेड दिया हुआ है, प्रोडक्ट का हम लोग का हेडिंग दिख रहा है, प्राइस दिख रहा है, उसका डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, ब्रांड नेम दिख रहा है, प्रोडक्ट आईडी दिख रहा है और सेलर डिटेल्स दिख रहा है। अब कोई मेरे से मत पूछना कि यहाँ पे पेमेंट और ट्रांजैक्शन का ऑप्शन क्यों नहीं है, सिंस ये एक ट्रायल मॉडल है, ये मैं अपने ट्राई कर रहा हूँ। सो ट्राइंग फेज है, इस कारण वो ट्रांजैक्शन इन सब के ऑप्शन इसमें नहीं मिलेंगे, बैंक डिटेल्स इन सब के। बट या दिस इज द स्टार्टिंग फेज। इन फ्यूचर इफ मेरी कोडिंग स्किल्स और अच्छी होती है तो मैं उसमें ट्रांजैक्शंस, बैंक डिटेल्स, उन सब का भी ऑप्शन डालूंगा। ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग कोड देखेंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बिकॉज मैं इसमें हर छोटा सा छोटा पॉइंट समझा रहा हूँ। कोड में मैं हर एक कोड को समझाऊंगा डिटेल में एकदम, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अभी तो चालू ही हुआ है, सो लेट्स हॉप इनटू द कोड। एक बार वापस छोटा सा रोड मैप टाइप से समझ लेते हैं क्या क्या हुआ है यहाँ पे। हम लोग का अगर यूज़र वेबसाइट में इंटर किया, उसके बाद अगर अकाउंट है तो वो लॉगिन किया, नहीं है तो उसने क्रिएट अकाउंट किया, देन वो home.html पेज में नेविगेट किया। home.html पेज में नेविगेट करने से पहले उसका जो इन्फॉर्मेशन है, यूज़र का इन्फॉर्मेशन, वो सब फायरबेस में सेव हो गया और लोकल स्टोरेज में यूज़र नेम और उसका जेंडर सेव हो गया। जब home.html में वो नेविगेट किया तो वो home.html में जाके अगर किसी प्रोडक्ट को उसने दबाया तो वो प्रोडक्ट को दबा के उसका प्रोडक्ट आईडी लोकल स्टोरेज में सेव हो गया, जैसे यहाँ पे देख सकते हो। देन अगर यूज़र अपना कुछ प्रोडक्ट सेल करना चाहता है, अगर वो सेलर बनना चाह रहा है बेसिकली,
तो वो उसका चेक होगा सबसे पहले कि वो जेंडर मेल है या फीमेल, उसके हिसाब से वो सर्विस मेल या सर्विस फीमेल के पेज पे नेविगेट कर दिया जाएगा। अगर उसने बाय बटन पे दबाया तो उसको work.html पेज पे नेविगेट कर दिया जाएगा। तो ये बेसिक फ्लो चार्ट है, आप लोग एक बार देख लो। अब हम लोग कोड पे चल रहे हैं। तो हम लोग अब अपने वेबसाइट के कोड पे आ चुके हैं। आप लोग को बेसिक फाइल स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। वन बाय वन हम लोग सारा फाइल स्ट्रक्चर देखेंगे। एक बार सारे फाइल्स बंद कर देते हैं। तो हम लोग वन बाय वन सारे फाइल्स को देखेंगे। अब देखो, हम लोग मेन फोकस HTML और CSS पे नहीं लेंगे, बिकॉज वो थोड़ी बेसिक चीज़ें हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी मैं उनको हाईलाइट कर दूंगा आपके लिए, बट मोस्ट ऑफ द चीज़ें बहुत बेसिक है, आप लोग को आती ही होंगी, ऐसा मैं होप करके चल रहा हूँ। जो थोड़ी अलग चीज़ें हैं वो मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दूंगा। सो लेट्स बिगिन। सो हमारा फर्स्ट पेज है साइन अप पेज, जिसके अंदर आप लोग को बहुत सारी लाइब्रेरीज दिखेंगी और बॉडी, हेड और अलग टाइटल दिखेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग हेड में बात करते हैं। तो हेड में हम लोग का बेसिक टाइटल है। देन हम लोग की बूटस्ट्रैप की लिंक है, जो ये वाली लिंक है, ये बूटस्ट्रैप की लिंक है। हम लोग देन ये लिंक हम अपने style.css को लिंक कर रहे हैं signup.html से, मतलब signup.css को हम लोग लिंक कर रहे हैं अपने साइनअप पेज से। देन हम लोग की तीन लिंक जो है, ये तीनों लिंक, ये फायरबेस की लिंक है, जो बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोग अपना एप्लीकेशन मेन फायरबेस से ही चला रहे हैं। देन हम लोग अपना बॉडी देख सकते हैं। बॉडी में हम लोग के पास फॉर्म है। फॉर्म में हम लोग ने आईडी दिया है फॉर्म को। देन लेबल है फॉर्म में। देन अलग अलग डिव टैग्स है। डिव टैग में हम लोग ने इनपुट डाले हैं, जैसे यूज़र नेम के लिए इनपुट, फ़ोन के लिए इनपुट, मेल के लिए इनपुट। इसमें जो चीज़ नोट करने की है वो एक रेडियो बटन के लिए इनपुट है और एक हम लोग का, हाँ बस इतना ही है। तो मैं एक बार समझा देता हूँ क्या चीज़ है। हेलो, HTML में चलते हैं। HTML में जो नोट करने की चीज़ है, हम लोग का इनपुट टैग। अब देखो क्या हो रहा है। हम लोग का इनपुट टैग ना अलग अलग टाइप का होता है। तो हम लोग टाइप की बात करें तो उसमें टेक्स्ट आता है, पासवर्ड आता है, देन हम लोग का नंबर आता है, देन एक और हम लोग रेडियो आता है। अब आप लोग को रेडियो नहीं बताया तो बता देता हूँ। जैसे हम लोग के ना साइन अप पेज में आप लोग ने नोटिस किया होगा, जेंडर और मेल के जेंडर के लिए हम लोग ने रेडियो टैग दिया था। तो हम लोग ने साइन अप पेज में जेंडर के लिए रेडियो टैग दिया था। तो यहाँ पे जो आप ये जो दो गोला गोला देख रहे हो, ये हमारा रेडियो टैग है। यहाँ पे हम लोग किसी एक को सिलेक्ट करने के लिए एक रेडियो टैग बनाए हैं, जेंडर को सिलेक्ट करने के लिए रेडियो टैग बनाए हैं। तो वापस इस पे चलते हैं। तो ये हमारे अलग अलग टाइप के इनपुट टैग है। रेडियो टैग हम लोग कुछ नया बोल सकते हैं कि शायद आप नया सीखे हो, तो ये एक नोट करने की चीज़ हो गई। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग का इसमें एक बटन है। ऑन क्लिक फंक्शन हम लोग को प्रोवाइड करता है कि जब हम लोग किसी भी बटन पे क्लिक करें तो तब कोई एक्शन हो, उसी के लिए हम लोग ने यहाँ पे ऑन क्लिक फंक्शन लिखा है। देन हम लोग ने पैराग्राफ टैग में भी ऑन क्लिक लगाया कि जब हम लोग के पास पहले से अकाउंट है तो हम लोग को लॉगिन पेज पे नेविगेट करने के लिए एक पैराग्राफ टैग बनाया है, जो एक बटन की तरह हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि जब उस पैराग्राफ पे क्लिक करें, जब उस पैराग्राफ पे क्लिक हो तो वो नेविगेट कर दे लॉगिन स्क्रीन पे। और लास्ट में हम लोग ने यहाँ पे अपने साइन अप पेज को साइन अप JS से कनेक्ट कर दिया है। तो अब हम लोग साइन अप, मतलब सबसे पहले सारा HTML देख लेते हैं। देन हमारा login.html है। login.html में भी सेम हमारा फॉर्मेट है। देन हम लोग आ जाते हैं home.html पे। home.html में हम लोग को कुछ और साथ में लाइब्रेरीज दिख जाती है, जो ये है। ये लाइब्रेरीज हम लोग की बेसिकली फॉन्ट्स के लिए है। गूगल फॉन्ट्स के लिए हम लोग ये सब लाइब्रेरी यूज़ करते हैं। देन नीचे बटन है, पैराग्राफ्स है, बेसिक चीज़ें, एकदम बेसिक। देन हम लोग का सर्विस फीमेल और सर्विस मेल.html। इनमें आपको कुछ नया दिखेगा, वो है सेलेक्ट। सेलेक्ट टैग हम लोग का क्या मदद करता है, तो ड्रॉप डाउन, तो वेबसाइट्स में जो ड्रॉप डाउन होता है, उस ड्रॉप डाउन एलिमेंट को बनाने के लिए हम लोग सेलेक्ट टैग का यूज करते हैं। ठीक है। सेलेक्ट टैग का कुछ फॉर्मेट ऐसा रहता है कि, और लिख देते हैं क्या,
तो सेलेक्ट टैग का फॉर्मेट कुछ ऐसा रहता है, सेलेक्ट ऑप्शन ये कुछ ऑप्शन के लिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं एंड एक क्लोजिंग टैग हो जाता है सिलेक्ट का। तो हमारा ऑप्शन टैग हेल्प कर रहा है ऑप्शन क्रिएट करने के लिए ड्रॉप डाउन के, और सिलेक्ट टैग हमारा ड्रॉप डाउन का मेन बनाने के लिए होता है। तो जैसा हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे सिलेक्ट टैग है, एक सिलेक्ट टैग को आईडी दे दिए। यहाँ पे डिसेबल सिलेक्टेड है, डिसेबल सिलेक्टेड क्या कर रहा है कि दिखा देता हूँ मैं, सेल्फ प्रोडक्ट। तो जैसे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सेलेक्ट द रिलेशन है, ये वाला जो ऑप्शन है ना, हम लोग इसको सेलेक्ट नहीं कर सकते एज अ ऑप्शन, जैसा मैं इसको अब सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं डिसेबल सिलेक्टेड। देन हम लोग के अलग अलग ऑप्शन है जिनको अलग अलग वैल्यू दिया हुआ है। तो जब हम लोग JS में एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग वैल्यू एक्सट्रैक्ट करते हैं किसी भी एलिमेंट का, तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे वैल्यू एक्सट्रैक्ट करेंगे JS में, उसके लिए हम लोग ने यहाँ पे वैल्यू दे दिया है। देन अलग अलग चीज़ें देख सकते हैं, बेसिक चीज़ें हैं। यहाँ पे हम लोग बटन ऐड कर रहे हैं, फिर टेक्स्ट एरिया है, टेक्स्ट एरिया हमारा ये हो गया, हम लोग डिस्क्रिप्शन के लिए एक टेक्स्ट एरिया प्रोवाइड कर रहे हैं। देन CSS है। अब मैं CSS में कुछ ज़्यादा समझाऊंगा नहीं क्योंकि सब कुछ बेसिक है जो आना चाहिए। इसमें कुछ अगर जानने वाली चीज़ें हैं वो है VH, VW, Vmax, Vmin, डिस्प्ले, जस्टिफाई कंटेंट, पोजीशन, अलाइन आइटम्स, फॉरवर्ड, बस। तो ये सब अलग अलग चीज़ें हैं जो जानने के लिए हैं। ये एक वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने में और एक सुंदर बनाने में बहुत मदद करती है। तो ये सब चीज़ें आप लोग खुद से इंटरनेट पे सर्च करके पढ़ सकते हैं इनके बारे में, कि अगर मैं इनको एक्सप्लेन करने जाऊँगा तो ये वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। सो लेट्स मूव ऑन टू द अनदर पार्ट। अब हम लोग आते हैं डायरेक्ट कोड पे, क्योंकि हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी बनने वाली है। home.js नहीं, सबसे पहले हम लोग का signup.js देख लेते हैं। तो हम लोग ने सबसे पहले इनिशियलाइज कर दिया फायरबेस को। ये जो कोड है फायरबेस का, ये जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ये आपको फायरबेस के ही वेबसाइट से मिल जाएगा, जो हम लोग को अपने फायरबेस के डाटाबेस को लिंक करने में हेल्प कर रहा है। देन हम लोग ने एक फंक्शन रजिस्टर डिक्लेयर किया। तो जब हम लोग का साइनअप बटन क्लिक हो रहा है साइनअप पेज में, तो रजिस्टर फंक्शन टेक प्लेस होगा। तो उसी के लिए रजिस्टर फंक्शन हम लोग ने दे दिया है, जिसमें हम लोग ने अलग अलग वेरिएबल्स बनाए हैं जिसमें हम लोग वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। तो यूज़र नेम का अलग से एक वेरिएबल बनाया है, फ़ोन का अलग से एक वेरिएबल बनाया है, जिसमें हम लोग हर इनपुट का वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। देन हम लोग ने जो जेंडर था वो एक अलग से रेडियो इनपुट था, अलग से इनपुट जो था वो रेडियो टाइप था, तो उसके लिए अलग से ये लिखा है। ये थोड़ी अलग चीज़ हो गई, इसके बारे में आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो। क्वेरी सेलेक्टर हम लोग का गेट एलिमेंट आईडी टाइप का ही चीज़ होता है, आगे मैं वीडियो में समझाऊंगा ये क्वेरी सेलेक्टर कैसे काम करता है। देन हम लोग का जेंडर वैल्यू, इसमें से वैल्यू एक्सट्रैक्ट करने के लिए। देन हम लोग का इस कोड की बात करें तो मैं ये वाला कोड समझा देता हूँ। तो जब हम लोग लिखते हैं PW, यहाँ पे PW मतलब पासवर्ड है। तो जब हम लोग यहाँ पे PW लिख रहे हैं, ये एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया, तो एक्सक्लेमेशन मार्क PW, इसका मतलब हो गया कि क्या PW में कोई डाटा नहीं है, क्या PW नल है। अगर PW नल है, वापस कोड पे आ जाते हैं, अगर पासवर्ड नल है, अगर या यूजर नेम नल है, या फिर फोन नंबर नल है, या फिर जेंडर वैल्यू नल है, तो हम लोग को एक विंडो डॉट अलर्ट डालेंगे। तो मैं दिखाता हूँ कैसे। साइनअप पेज, तो अभी कुछ नहीं भरा हुआ है, कोई भी इनपुट टैग में कोई डाटा नहीं है। जैसे ही मैंने साइनअप पेज पे दबाया तो हम लोग नोटिस कर सकते हैं कि एक अलर्ट आया कि भाई सारे फील्ड्स भरना जरूरी है। तो ये चीज़ हम लोग का विंडो डॉट अलर्ट करता है, ये मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ।
एक और चीज यहाँ पे थी, ये वाला चीज जो आपने देखा होगा, इसका मतलब और होता है। हम लोग JS में और लिखने के लिए और एंड लिखने के लिए ये सिंबल यूज करते हैं। देन हम लोग विंडो डॉट अलर्ट मेंशन कर देते हैं। विंडो डॉट अलर्ट हम लोग को एक अलर्ट भेजने के काम आता है, ठीक है, अलर्ट भेजने के काम आता है। नेक्स्ट हम लोग ने देन एक एरे बनाया है, बेसिकली एक जेसन फॉर्मेट में एरे बनाया है, जिसमें हम लोग ने नेम, फोन, ईमेल मेंशन किया है, ताकि हम लोग इसको, मैंने बताया था कि फायरबेस में जो डाटा स्टोर होता है वो जेसन फॉर्मेट में सेव होता है, उसी के लिए हम लोग ने डाटा को ऐसे सेव किया है। देन डाटा को हम लोग कंसोल में प्रिंट कर रहे हैं। जब रजिस्टर बटन पे दब जाएगा तो हम लोग को भी पता होना चाहिए कि फायरबेस में क्या क्या स्टोर हो रहा है, इसके लिए हम लोग ने कंसोल में प्रिंट कर दिया डाटा। देन ये वाला जो कोड है उसको कॉपी करते हैं, ये जो कोड है, इस कोड में क्या हो रहा है कि इसमें हमारा अच्छा ये वाली चीज में शायद बताना भूल गया। हाँ, यहाँ पे ना हम लोग कॉन्स्टेंट db firebase डॉट डाटाबेस लिख रहे हैं। हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, वेरिएबल नहीं, हम लोग एक कॉन्स्टेंट क्रिएट कर रहे हैं डाटाबेस db, जिसमें हम लोग फायरबेस का डाटाबेस इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो उसी में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जब हम लोग लिख रहे हैं कि db डॉट रेफरेंस यूजर्स, db डॉट रेफरेंस यूजर मतलब हम लोग एक रेफरेंस क्रिएट कर रहे हैं कि db का जो नोड है यूजर, मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लिया था जहाँ पे आप देख सकते हो कि ये यूजर नोड है। तो क्या करेगा वो वाला कोड कि db डाटाबेस के यूजर नोड में जाएगा और वो जो डाटा है उसको पुश करेगा, वहाँ पे पुश करना मतलब उस डाटा को उसमें सेंड करेगा। तो वापस चेक करते हैं। तो ये वाला कोड क्या कर रहा है कि ये जो डाटा है वो डाटाबेस में, हमारा जो वेबसाइट है वो डाटाबेस में डाटा को पुश कर रहा है, यूजर नोड में पुश कर रहा है फायरबेस के, ठीक है। अब वापस कोड पे चलते हैं। देन यहाँ पे लोकल स्टोरेज आता है। मैंने पहले वीडियो में समझाया था कि लोकल स्टोरेज क्या होता है। एक अलग से वेबसाइट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जहाँ पे हम लोग डाटा स्टोर कर सकते हैं टेम्पररी हर वेबसाइट के लिए। तो यहाँ पे हम लोग जैसे ही रजिस्टर पे दबा रहे हैं तो हम लोग अपना यूजर नेम और जेंडर डाटा यहाँ पे सेंड कर दे रहे हैं। देन हम लोग का विंडो डॉट लोकेशन डॉट href, ये वाला जो कोड है ये हमारा क्या कर रहा है कि नेविगेशन में काम कर रहा है। हम लोग जब रजिस्टर पे दबा रहे तो हम लोग को नेविगेट कर दे रहा है home.html पेज पे। देन हम लोग का फंक्शन लॉगिन भी सेम कोड है, फंक्शन लॉगिन और रजिस्टर का, बस डिफरेंस ये है यहाँ पे ये वाला जो कोड है उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। Just a minute. ज्यादा हो गया। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। तो हम लोग ने सबसे पहले एक रेफरेंस क्रिएट कर दिया यूजर नोड के लिए। देन हम लोग एक कॉल बैक फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि हर एक नोड के हर एक एलिमेंट को चेक कर रहे हैं। तो जैसे ही हम लोग का सबसे पहले एक लूप स्टार्ट हुआ, उसमें क्या कर रहे हैं हमारे वेबसाइट की फायरबेस का जो यूजर नोड है उससे इंफॉर्मेशन एक एक करके एक एलिमेंट आ रहा है। तो जैसे ही पहला एलिमेंट आया वो यूजर में स्टोर हुआ, फिर यूजर में स्टोर होकर हम लोग ने यूजर का नेम एक्सट्रैक्ट किया, देन उसका फोन नंबर एक्सट्रैक्ट किया, देन ईमेल एक्सट्रैक्ट किया एंड पासवर्ड और अलग अलग चीजें एक्सट्रैक्ट की, चेक करने के लिए कि जो इनपुट में डाटा है वो उस डाटा से मैच करता है या नहीं। अगर उनमें से कोई भी एलिमेंट का डाटा उससे मैच कर जाता है तो देन हमारा वेबसाइट लॉगिन कर लेगा उस अकाउंट को और वो होम पेज पे भेज देगा, नेविगेट कर देगा। अगर मैच नहीं करता है तो हम लोग का वेबसाइट एक अलर्ट भेज देगा कि ये इनवैलिड इनपुट है। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट कोड है। अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे हम लोग पुश, तो मेन चीज को भी नोट कर लेना, पुश और यहाँ पे वंस। पुश क्या करेगा, डाटा को फायरबेस के अंदर सेंड करेगा। वंस क्या करेगा कि डाटा को
रियल टाइम के लिए नहीं, बट एक बार के लिए सारा डाटा एक्सट्रैक्ट करेगा जिससे हम लोग वैल्यू रीड कर पाएंगे उसकी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया साइन अप पेज का काम। अब हम लोग चले ने होम पेज पे और समझाएंगे उसका कोड क्या है। अब हम लोग home.js में आ चुके हैं। हम लोग को हर JS फाइल में सबसे पहले ये फायरबेस को इनिशियलाइज करना जरूरी है, देन फायरबेस को डाटाबेस से कनेक्ट करना जरूरी है और फिर उसको एक कांस्टेंट वेरिएबल में स्टोर करना जरूरी है। हम लोग का बेसिक फॉर्मेट ऐसे स्टार्ट होगा, ये फॉर्मेट रट लेना है अगर आप फायरबेस पे काम कर रहे हो। देन हम लोग अच्छा एक और चीज, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम एंड सेट आइटम, इसको भी हम लोग नोट कर लेते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें याद होनी चाहिए। Now let's copy and paste it. Here is it. Local storage dot set item okay, we are using the camel case set item x dot get ठीक है। तो हमारे लोकल स्टोरेज के दो फंक्शन होते हैं, सेट आइटम एंड गेट आइटम, और भी फंक्शन होते हैं इन्हें, बट अभी मेनली हम लोग को दो ध्यान रखना है, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। तो हम लोग लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम में क्या कर रहे हैं कि हम लोग स्टोर कर रहे हैं XY डाटा X के अंदर। तो जैसे हम लोग एक ऊपर चलते हैं समझाने के लिए, इसमें यहाँ पे नोटिस कर सकते हो हम लोग यहाँ पे यूजर नेम में हम लोग टेक्स्ट सेट कर रहे हैं। तो जैसे हम लोग ने वहाँ पे x के अंदर XY सेट किया, वैसे यहाँ पे हम लोग मान सकते हैं कि x हमारा यूजर नेम है और XY हमारा टेक है। ठीक है, और x जो होगा हमारा क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड कॉमर्स में रहेगा। अगर XY हमारा वेरिएबल नहीं है तो उसको भी इन्वर्टेड कॉमर्स में रखना जरूरी है। अब ये कौन सा x है भगवान जाने। ठीक है, देन अब हम लोग चाहते हैं कि हम लोग ने लोकल स्टोरेज में आइटम तो डाल दिया, अब हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग गेट आइटम यूज करने, हम लोग को गेट आइटम के अंदर उसका नाम देना पड़ेगा जिसको हम लोग को एक्सट्रैक्ट करना है। मतलब यहाँ पे वापस उसको चलते हैं समझाने के लिए। हम लोग को यहाँ पे की का अच्छा हम लोग बेस्ट वर्ड यूज कर सकते हैं की एंड वैल्यू। की वैल्यू पेयर्स में रहता है ये, तो हम लोग को की का नाम देना पड़ेगा, जिसको हम लोग को एक्सट्रैक्ट करना है उस की का नाम देना पड़ेगा। जैसे मुझे मान लो यूजर नेम एक्सट्रैक्ट करने है तो हम लोग यूजर नेम एज अ की दे देने। ठीक है, तो हम लोग एक और बार वापस बता देते हैं। सेट आइटम में ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हुआ की और ये हमारा हो गया वैल्यू। तो हमारा जो बेसिकली जेसन फॉर्मेट होता है वो की वैल्यू पेयर्स में रहता है। ये अच्छा वर्ड है एज बोलने के लिए। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट चीज पे। देन हम लोग ये वंस वाला काम कर रहे हैं। इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं मैं ये चीज समझा देता हूँ, बट अगर आप खुद से ये, मैं कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कोड गिटहब का बेसिकली लिंक दे दूंगा जिससे आप एक्सेस कर सकते हो कोड। अब खुद देख के समझ सकते हो तो इट्स ऑल गुड, नहीं तो आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। मैं ये समझा देता हूँ इसमें हो क्या रहा है बेसिकली। तो हम लोग वापस वंस यूज कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग प्रोडक्ट एज ए रेफरेंस यूज। हाँ चाचू, अब मैं यहाँ पे समझा देता हूँ यहाँ पे हो क्या रहा है बेसिकली। तो वापस यहाँ पे हम लोग वंस यूज कर रहे हैं। वंस से क्या हो रहा है कि जो हम लोग रेफरेंस ले रहे हैं प्रोडक्ट, तो हमारी जो वेबसाइट है वो फायरबेस के डाटाबेस के प्रोडक्ट नोड से जितना भी वैल्यू है वो सबको कलेक्ट कर रहा है। देन वो एक कॉल बैक फंक्शन स्नैपशॉट एज अ कॉल बैक फंक्शन यूज हो रहा है, जिसमें वो रिपीट सारे इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करके एक 1 by 1 हम लोग को दे रहा है। तो हम लोग हर एक लूप में हम लोग प्रोडक्ट के अंदर अपना वो जो इंफॉर्मेशन आ रहा है उसको स्टोर कर रहे हैं। देन हम लोग उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करके उससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। अब इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके हम एक डिव एलिमेंट बना रहे हैं जो कुछ ऐसा
जिसमें हम लोग एक h1 टैग डाल रहे हैं, एक div टैग है, इमेज है एंड पैराग्राफ टैग है, बहुत सारी चीजें हैं। देन हम लोग क्या कर रहे हैं कि parent div डॉट इनर html आपको दिखा देते हैं। तो ये जो एक parent div है, इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग जब ये पेज लोड हो रहा है तो जितने भी प्रोडक्ट जितने भी सेलर्स ने अपने प्रोडक्ट डाले हुए हैं वो सब का डिव बन रहा है और वो सारा डिव इनर डॉट html में जाके मतलब क्या बोलते हैं ऐड होते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे ऐड होगा वो सारे डिव पैरेंट डिव के अंदर जुड़ते जाएंगे और एक फॉर्मेट बन जाएगा। देन हम लोग अगेन अच्छा, ये वाला जो हम लोग फंक्शन लिख रहे हैं ये इसलिए लिख रहे हैं कि जब हम लोग वापस जितने भी मेन डिव है हर डिव के लिए हम लोग क्या करेंगे, जब कोई भी डिव पे क्लिक होगा तो उस डिव के आईडी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग ये वाला फंक्शन लिख रहे हैं। ठीक है, देन हम लोग का क्रिएट फंक्शन है। तो मैंने जैसे बताया था कि हम लोग लोकल स्टोरेज से सबसे पहले यहाँ पे जेंडर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। जेंडर एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जब कोई बंदा पर्सन और यूजर क्रिएट बटन पे दबाएगा जो सबसे टॉप पे था, उस बटन को दबाने पे हम लोग को सबसे पहले चेक करेगा कि यूजर मेल है या फीमेल। हम लोग इफ जेंडर एल इज इक्वल टू मेल, और अगर जेंडर फीमेल है तो क्या एक्शन देना है। अगर जेंडर मेल है तो इसको हम लोग नेविगेट कर देना है सर्विस m.html में, अगर फीमेल है तो सर्विस f.html में, और अगर बाय बटन पे दबाते तो हम लोग उसको work.html पे नेविगेट कर देना है। अब हम लोग आ जाते हैं सर्विस m.html, service.js पे आ जाते हैं। तो वापस हम लोग ने सबसे पहले इनिशियलाइजेशन किया, देन हम लोग ने पब्लिश। तो जब हम लोग पब्लिश बटन पे दबाएंगे, जब हम लोग सर्विस f या m.html में डालेंगे, तो हम लोग जब पब्लिश बटन पे दबाएंगे तो फॉलोइंग फंक्शंस टेक प्लेस होंगे, एक्शन टेक प्लेस होगा। तो जब हम लोग फीमेल के पेज पे डालेंगे तो उस पब्लिश f वाला फंक्शन इनिशियलाइज होगा। अगर हम लोग ये सर्विस m.html पे डालेंगे तब हम लोग पब्लिश बटन पे दबाएंगे तो हम लोग का पब्लिश m फंक्शन इनिशियलाइज होगा। तो हम लोग ने सबसे पहले सारे इनपुट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, देन हम लोग ने चेक किया कि आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है या नहीं। देन हम लोग ने डाटा को स्टोर किया की और वैल्यू पेयर्स में। देन हम लोग ने चेक किया कि कोई भी इनपुट खाली तो नहीं है, और देन हम लोग ने डाटा को वापस पुश कर दिया रेफरेंस के प्रोडक्ट के अंदर। हम लोग ने रेफरेंस लिया प्रोडक्ट नोड को और हम लोग ने डाटा को पुश कर दिया उसके अंदर। जब डाटा पुश हो जाएगा देन हम लोग ने क्या किया कि हम लोग ने पेज को नेविगेट कर दिया home.html पे। नेक्स्ट हम लोग पब्लिश m फंक्शन पे आ जाते हैं। सेम चीज है, पूरा का पूरा सेम है, बस इसमें 2-3 और इनपुट जुड़ जाते हैं। ये हमारा हो गया service.js में। अब हम लोग आ जाते हैं work.js में। work.js में कुछ भी नहीं है। हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं, देन हम लोग एक आईडी बना रहे हैं जो हम लोग लाइक मान लेते हैं कांस्टेंट है आईडी। हम लोग लोकल स्टोरेज से ये आईडी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं जो हम लोग ने इन द स्टार्टिंग साइन अप पेज में सेट किया था लोकल स्टोरेज में। अब ये आईडी हम लोग एक्सट्रैक्ट करके सबसे पहले हम लोग वंस करके सारा डाटा जितना भी हम लोग का क्या नाम है डाटाबेस में डाटा है उस सब में से आईडी हम लोग चेक करें कि किस प्रोडक्ट नोट के किस वैल्यू में हम लोग का ये वाला आईडी प्रेजेंट है। जब हम लोग को ये आईडी मिल जाएगा तो हम लोग उस वैल्यू का सारा जितना भी टॉपिक है, प्राइस है, डिस्क्रिप्शन है, वो सबको एक्सट्रैक्ट करके हम लोग जो बेसिक एलिमेंट्स हैं हम लोग ने बेसिकली जो पैराग्राफ टैग बनाए हैं उन सब का टेक्स्ट चेंज करना है। मैं क्वेरी सिलेक्टर समझा देता हूँ। हम लोग बात कर रहे हैं क्वेरी सिलेक्टर की। डॉक्यूमेंट हम लोग HTML पेज को मानते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। तो क्वेरी सिलेक्टर हम लोग कोई भी एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। अगर हम लोग को किसी ऐसे एलिमेंट को सिलेक्ट करना है जो क्लास है तो उसके लिए हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं h1। अगर वो कोई आईडी हम लोग उसको कोई आईडी में रखे हुए हैं, उसका कोई आईडी सेट किए हुए, तो अगर हम लोग को उसको लेना है तो हम लोग हैशटैग यूज कर सकते हैं h1। देन अगर वो डायरेक्ट एलिमेंट हम लोग को सिलेक्ट करना है तो हम लोग यूज कर सकते हैं डायरेक्ट उस टैग का नाम। इसमें हम लोग का एक और चीज आता है क्वेरी डॉट क्वेरी
सेलेक्टर ऑल। अगर हम लोग उस एलिमेंट के जितने भी टैग हम लोग ने यूज किए उन सबका इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना है, तो हम लोग ये यूज करते हैं क्वेरी सिलेक्टर ऑल। तो इसमें मान लो h1 दे देते हैं। अब हम लोग ने क्वेरी सिलेक्टर ऑल कहाँ यूज किया है, तो हम लोग ने क्वेरी सिलेक्टर ऑल यूज किया है home.js में। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्वेरी सिलेक्टर ऑल। हम लोग इससे क्या करें कि जितने भी मेन नाम के जितने भी क्लास है उन सबको इसके अंदर डाल रहे, जो एक एरे फॉर्मेट बना रहा है, उस एरे से हम लोग सारे डिफ को एक्सट्रैक्ट करेंगे। फिर उस डिफ पे हम लोग एक क्लिक फंक्शन इवेंट इस लिस्ट में लगाएंगे। जब उस पर क्लिक होगा तो अलग अलग एक्शन टेक प्लेस होंगे। वो कोड देख के आप समझ सकते हैं, मैंने एक्सप्लेन कर दिया पहले। तो ये था बेसिक कोड हम लोग के वेबसाइट का। बाकी समझाने के लिए इसमें बहुत कुछ है, अब ज़्यादा डिटेल में हम लोग कभी समझाएंगे। सो आप लोग को जो इस वेबसाइट का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वेबसाइट का कोड जो है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बेसिकली गिटहब का कोड मिल जाएगा आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देन आप लोग इस वेबसाइट को ट्राई कीजिए। मैंने बहुत हद से हद ट्राई किया कि ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बने। मतलब ये आप फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हैं, ये आप टैब में भी यूज़ कर सकते हैं, एंड ऑलमोस्ट हर प्लेटफॉर्म पे यूज़ करने का ट्राई कर सकते हैं। और आप लोग अपना रिव्यू दीजिए कमेंट सेक्शन में कि आप लोग को ये वेबसाइट कैसी लगी, इस वेबसाइट में क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है और क्या जुड़ सकता है, ये आप लोग बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।